अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग BRS एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज हम टाइप 2 क्वेश्चंस पढ़ें। हमने कुछ क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया हुआ है। टाइप 1 पे वी हैव एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। टाइप 2 क्या है बेसिकली? कुछ भी नहीं, बिल्कुल टाइप 1 की तरह के क्वेश्चंस है, थोड़े से डिफ्रेंशिएटेड किस तरह से कर दिए हैं हमने। इस तरह के सवालों में 2 बैंक अकाउंट्स गिवन होते हैं। कहता है एक सेविंग अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है। 2 अकाउंट्स आपको दे देता है कि एक ही बैंक में बिजनेस के 2 अकाउंट्स हैं, उनमें से किसी एक के लिए एडजस्टेड कैश बुक बना दें या दोनों के लिए एडजस्टेड कैश बुक बना दें, या कहता है किसी एक के लिए BRS बना दें या दोनों के लिए BRS बना दें। तो सिर्फ एक नया पॉइंट है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें बिजनेस के एक ही बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट्स हों, एक के अलावा 2 बैंक्स में भी हो सकते हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चंस में वी हैव टू हैंडल बेसिकली 2 बैंक अकाउंट्स, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है जी। बाकी 2 पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। ओपनिंग बैलेंसेस इनके इक्वल होंगे, या तो बताए होंगे या नहीं बताए होंगे। नहीं बताए हुए तो हमारी असम्पशन ये है कि ओपनिंग बैलेंसेस इक्वल है, और अगर उसने कैश बुक्स दी हुई तो उसके ओपनिंग बैलेंसेस हमें नज़र आ रहे होंगे कि इक्वल है। तीसरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस हमें क्वेश्चंस में गिवन होंगे और वो आपस में डिफ्रेंशिएट होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए हमने BRS बनानी है। तो अगर मैं इसको कंसाइज करूँगा तो इस तरह के क्वेश्चंस में 2 पहचाने हैं। एक तो ये कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स यानी 2 बैंक अकाउंट्स का क्वेश्चन है, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है दोनों बैंक अकाउंट्स के या किसी एक के, और वो आपस में मैच नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये 1990s का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें उसने आपसे दोनों कैश बुक मांगी है एडजस्टेड, दोनों BRS मांगी है। तो मैंने ये फॉर्मेट बना दिया बट टू सेव आवर टाइम। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा रिक्वायरमेंट, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे जर्नल एंट्रीज की ज़रूरत है कहता है वो जर्नल एंट्रीज कर दें, ठीक है। तो हमें पता है हम जर्नल एंट्रीज कहाँ से करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक से। वेयर नेसेसरी तो हम सिर्फ करंट अकाउंट से कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 में कहता है कंप्यूट द करेक्ट बैलेंसेस। उसने लिखा हुआ है बैलेंसेस, एक से ज़्यादा बैलेंसेस, करेक्ट बैलेंसेस एज पर बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 31 जनवरी 1991। कहता है करेक्ट बैलेंसेस बता दें, तो इसलिए मैं दोनों कैश बुक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अगर वो मुझे कहता है करेक्ट बैलेंस बताएं तो मैं सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक करंट अकाउंट के लिए बनाता, डिपॉजिट अकाउंट के लिए ना बनाता। तो अब मैं दोनों क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा है करेक्ट बैलेंसेस बताएं, यानी दोनों के करेक्ट बैलेंसेस बताएं। तो वो कहाँ से आएंगे, दोनों के एडजस्टेड कैश बुक से, ठीक है जी। थर्ड रिक्वायरमेंट देखिए, कहता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। अगर दोनों के एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं तो दोनों की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बना दें, ठीक है जी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, एक तो जनरल एंट्रीज मांगी है उसने, एडजस्टिंग एंट्रीज, नंबर 1 एडजस्टेड बैलेंसेज ऑफ द कैश बुक, एंड नंबर 3 उसने BRS मांगी है। अब आइएगा ज़रा प्लीज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे। कहता है XZ एंड कंपनी मेंटेन द करंट डिपॉजिट एंड PLS अकाउंट। करंट डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट, PLS अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट, विद एग्रेसिव बैंक लिमिटेड हैज़ इंस्ट्रक्टेड टू क्रेडिट ऑल द रेमिटेंस रिसीव इन द नेम ऑफ द कंपनी। कहता है जितने भी पैसे आएंगे कंपनी के नाम पे इंस्ट्रक्ट किया गया बैंक को इन करंट अकाउंट ओनली, कि उसको करंट अकाउंट में लिखा जाए। दोबारा पढ़ता हूँ, कहता है जी XZ एंड कंपनी मेंटेन देयर करंट डिपॉजिट एंड PLS अकाउंट विद एग्रेसिव बैंक लिमिटेड, फुल स्टॉप के बाद कहता है बैंक हैज़ इंस्ट्रक्शंस, बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी गई टू क्रेडिट ऑल द रेमिटेंस, कि जितना भी पैसा आए रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम में, ओनली इन करंट डिपॉजिट अकाउंट, जितना भी लोगों का पैसा है उसको करंट डिपॉजिट अकाउंट में ही आना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, फैक्ट है। PLS अकाउंट में तो आम तौर पे इस तरह की ट्रांजैक्शंस नहीं होती, वहाँ पे तो पैसा फिक्स पड़ा हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर कहता है द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड बाय द बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1990 टू 31 जनवरी 1990, यानी एक महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है, शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब ये बैंक स्टेटमेंट्स के बैलेंस दिए गए। नंबर 1 में कहता है
करंट अकाउंट का बैलेंस है, ब्रैकेट में लिखा हुआ ओवरड्राफ्ट, तो इसको हम कह देते हैं जी कि जो मैंने BRS1 लिखा है इसको कह देते हैं ये करंट अकाउंट है जी। ठीक है जी, इसका बैलेंस हमें बताया गया इट्स 11,503, मैं लिख देता हूँ 11,503। ओवरड्राफ्ट है तो मैंने ब्रैकेट का साइन ऐड कर दिया। PLS का बैलेंस दिया गया 263,508, तो PLS में भी लिख दें, इसको कहते हैं दिस इज PLS अकाउंट। ठीक है जी, इसका बैलेंस कितना है 263, हमारा बैंक में डिपॉजिट है 263,508। याद रखिएगा जी PLS अकाउंट जो है उसका नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है, करंट अकाउंट का नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा कहते हैं द बैलेंस इज शोन बाय द बैंक डिड नॉट टैली नहीं हो रहे जी, मैच नहीं हो रहे विद द बैलेंस इज शोन बाय द बुक्स ऑफ द कंपनी की बुक से वो टैली नहीं होते, विच वर एज अंडर, नीचे बैलेंसेस बता दिए गए। कहता है CD अकाउंट का बैलेंस कितना है 6594, इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ माय CD अकाउंट करंट डिपॉजिट, इसको कह देते हैं दिस इज़ माय PLS अकाउंट। ठीक है जी, करंट अकाउंट का बैलेंस ना डेबिट लिखा हुआ है ना क्रेडिट, तो हम क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस, इट्स 6594, इसको क्या कहेंगे दिस इज़ अनएडजस्टेड बैलेंस। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ। PLS अकाउंट का बैलेंस बताया गया है 263,253, क्या लिखूँगा जी अगेन अनएडजस्टेड बैलेंस। नेक्स्ट देखिएगा कहता है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी की बुक में जो मामला हैं वो बताए गए। नंबर 1, अ चेक फॉर ₹5,667 issued from current account was recorded in PLS अकाउंट। कहता है जी करंट अकाउंट से इशू किया गया और रिकॉर्ड कहाँ कर दिया PLS अकाउंट में, तो अब ये गलती कर दी, जब इशू किया गया तो करंट अकाउंट में लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा, लिख कहाँ दिया PLS अकाउंट की कैश बुक में, तो अब कैश बुक तो बन चुकी है, एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में। दोबारा पढ़ता हूँ जी, A check for ₹5,667 issued from current deposit account was recorded in PLS account। करंट डिपॉजिट अकाउंट से इशू किया गया, लिख कहाँ दिया PLS अकाउंट में, पहले तो करंट अकाउंट में लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा, तो अब हम लिख देते हैं इट विल बी 5,667। किसको इशू किया होगा, यकीनन किसी सप्लायर को इशू किया होगा या क्रेडिटर को इशू किया होगा। ठीक है जी, ये तो यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ था, अब मैंने लिख दिया। गलती से कहाँ पे लिख दिया PLS अकाउंट में, अब उसको ठीक कैसे करना है, कटिंग इज़ नॉट अलाउड, गलती से क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, अब उसको डेबिट साइड पे लिख के कैंसल आउट कर दें, तो कर देते हैं जी 5,667, किन से आया जी क्रेडिटर लिख दें, तो ये हमारी रिकन्सिलेशन हो गई, हमारा PLS अकाउंट ठीक हो गया। जहाँ गलती से क्रेडिट था मैंने डेबिट करके कैंसिल आउट कर दिया, जहाँ लिखना चाहिए था वहाँ पे लिख दिया, तो हमारी बुक्स ठीक हो गई। बैंक स्टेटमेंट में क्या करेंगे BRS में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्यों जी, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट, बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रहा, इट मीन्स बैंक स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, अ सम ऑफ ₹25,000 डिपॉजिटेड इन PLS अकाउंट वाज रिकॉर्डेड इन CD अकाउंट। कहता है PLS अकाउंट में 25,000 रुपये जमा कराए गए, लेकिन लिख कहाँ पे दी है करंट अकाउंट में, गलती कहाँ पे है बुक्स की, बैंक के बारे में साइलेंट है, तो बैंक में ठीक लिखा हुआ है। पहली बात करंट अकाउंट में जमा कराए गए हैं, अब PLS अकाउंट में जमा कराए गए हैं, वहाँ नहीं लिखे तो लिख देते हैं दिस इज़ माई PLS अकाउंट, लिख दें जी 25,000। डिपॉजिट कराए गए हैं तो कैश लिख दें, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा, तो मैंने अब लिख दिया, यानी मेरा PLS अकाउंट ठीक हो गया। करंट अकाउंट में नहीं लिखा जाना चाहिए था तो लिख दिया गलती से डेबिट साइड पे, तो अब करंट अकाउंट को ठीक करना है तो मुझे क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये ले जी मैंने 25,000 लिख दिया। किन से आया था, कैश है तो कैश लिख दिया। आप लिख सकते हैं रॉन्गली डेबिटेड, ये लिख देता हूँ रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है जी, गलती से डेबिट हुआ था, क्रेडिट करके इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरा करंट अकाउंट ठीक। यहाँ पे PLS अकाउंट में लिखा जाना चाहिए था,
नहीं लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया, तो दोनों मेरे अकाउंट्स ठीक हो गए, अब मेरी बुक्स ठीक हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है बैंक्स गोडाउन कीपर्स सैलरी, यानी सैलरी है कोई ₹750 चार्ज टू करंट अकाउंट बाय द बैंक रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड। बैंक ने चार्ज की है, यानी बैंक ने उसको सैलरी पे कर दी है, गोडाउन के जो कीपर है उनको बैंक ने सैलरी पे कर दी। कितनी अमाउंट की? इट वाज 750। और अनरिकॉर्डेड कहाँ पे है? बुक्स में। पीएलएस में लिखना चाहिए या करंट अकाउंट में? करंट में लिखा जाना चाहिए। बैंक ने जब सैलरी इशू की तो बैंक ने अपने पास विड्रॉ में यानी डेबिट में लिख दिया। हमें कहाँ पे लिखना चाहिए? 750। अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर दें, ये लेंगे 750 रिकॉर्ड कर दिया है क्या? दिस इज़ सैलरी। बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी था, कैश बुक में अब आ गया, रिकॉन्सिलिएशन हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, चेक फॉर 8563 डिपॉजिटेड इन करंट डिपॉजिट अकाउंट वाज डिसऑनर हो गया एंड रिटर्न टू द कंपनी इन फरवरी 1990। कंपनी के पास 1990 में वापस आया, ठीक है जी। किन से मिला हुआ था? डिपॉजिट किया था हमने अपने अकाउंट पे, यानी हमें किसी डेटर से मिला था। करंट अकाउंट की बात कर रहा है जी। जब डेटर से मिला, बैंक में डिपॉजिट कराया तो कैश बुक को क्या किया था हमने? डेबिट किया था। अब वो डिसऑनर हो गया, आल्दो फरवरी में है। मुझे ये बताएं, ये अमाउंट जो कैश बुक में डेबिट है कभी बैंक स्टेटमेंट में आनी है? कभी भी नहीं आएगी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि डिसऑनर हो गया। क्या कैश बुक में लिखी रहने दूँ? नहीं, आई हैव टू रिवर्स दिस अमाउंट ताकि हमारी बुक्स आपस में रिकनसाइल हो जाएं। बैंक स्टेटमेंट में कभी नहीं आना, डिसऑनर हो चुका है। कैश बुक में डेबिट था, अब मुझे कैंसिल करना है ताकि मेरी और बैंक स्टेटमेंट की आपस में रिकन्सिलिएशन हो जाए। कितनी अमाउंट का चेक था जी? इट वाज 8563। ये हमें मिला किससे था? डेटर साहब से मिला होगा चेक जो हमने जमा कराया। ये होगी जी रिकन्सिलिएशन। बैंक स्टेटमेंट में है ही नहीं, कैश बुक में डेबिट था डिपॉजिट साइड पे, अब मैंने कैंसिल आउट कर दिया उसको, तो दोनों जगहों पे नहीं है तो रिकन्सिलिएशन हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, बस इस तरह के क्वेश्चंस में यही ख्याल करना है कि हमने एडजस्टमेंट्स कहाँ पे करनी है, पीएलएस अकाउंट में या करंट अकाउंट में, ये टास्क है। बाकी ये क्वेश्चन क्या है? टाइप 1 के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 3 चेक्स फॉर ₹8,993, 5,445 एंड 1,163 issued from CD account by the company remain unpaid। अभी तक पे नहीं हुए, करंट अकाउंट से इशू किए गए, अभी तक पे नहीं हुए, यानी प्रेजेंट नहीं हुए तो पे नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए तो अनप्रेजेंटेड। पीएलएस अकाउंट में या करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में। अनप्रेजेंटेड के सामने तीनों अमाउंट्स ऐड करके टोटल कर दें। इट वाज 8,993 प्लस 5,445, लास्ट वन इज 1163। इनको टोटल करके आगे लिख दें, दिस इज अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है जी। कैश बुक में पेमेंट की गई लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे अनप्रेजेंटेड में भी लिख दिए गए, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट। अब दोनों जगहों में इंफॉर्मेशन आ गई तो रिकन्सिलिएशन हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, अ लेटर सेंड टू बैंक टू ट्रांसफ़र अ सम ऑफ 25,000 फ्रॉम PLS अकाउंट टू करंट अकाउंट रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड। यानी बैंक साहब ने तो ट्रांसफ़र कर दिया हुआ, कहाँ से? फ्रॉम PLS अकाउंट टू CD अकाउंट। यहाँ से पैसा निकाला बैंक ने कैश बुक में यानी करंट अकाउंट में एंटर कर दिया। रिमेन अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो बुक्स में आप रिकॉर्ड कर लें। जब PLS अकाउंट से पैसा निकला तो PLS अकाउंट क्रेडिट 25,000 से कहाँ पे गया जी? करंट डिपॉजिट अकाउंट में। अनरिकॉर्डेड था, मैंने PLS अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ से पैसा निकला और करंट अकाउंट में आया तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दें 25,000। कहाँ से आया जी? PLS अकाउंट से आया, ठीक है जी। तो ये अनरिकॉर्डेड थी ट्रांजैक्शन, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया तो हमारी रिकन्सिलिएशन हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं अ चेक फॉर ₹15,600 इशूड इन द नेम ऑफ बेस्ट फर्नीचर फ्रॉम CD अकाउंट। हमारे करंट अकाउंट में से पैसे चेक इशू हुआ है अगेंस्ट परचेजेज ऑफ द फर्नीचर
was cancelled in January but necessary entry was not made in the books। कहता है 15,600 का चेक इशू किया CD अकाउंट से, इशू किया तो क्रेडिट, अब उसको कैंसिल आउट कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया? देर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ कैंसिलिंग। नंबर 1, या तो उसको जो फर्नीचर ख़रीदा वापस कर दिया, इस सूरत में चेक कैंसिल हो सकता है, या जो फर्नीचर मांगा था वो नहीं आया, कोई दूसरा आया तो चेक कैंसिल हो सकता है, या कैश में पेमेंट कर दी तो पुराना चेक कैंसिल हो सकता है। तो कैंसिलेशन का मतलब क्या है? अब वो चेक ऑनर नहीं होगा। इसका रियल लाइफ में प्रोसीजर क्या है कैंसिलेशन का? जब आपने कोई चेक कैंसिल करना होता है तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस नंबर का चेक आपके पास आएगा तो आप ऑनर ना कीजिएगा, मैंने इसको कैंसिल कर दिया हुआ। तो बैंक अपने पास मार्क कर लेता है, उस चेक की पेमेंट बैंक में से कभी नहीं होगी क्योंकि वो चेक कैंसिल हो चुका है। कहता है ये जो कैंसिल चेक था इसकी एंट्री नहीं की बुक में। जब फर्नीचर ख़रीदा और उनको चेक दिया तो कैश बुक से इशू किया, इशू साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अब जब कैंसिल हो गया तो उसकी एंट्री नहीं की, यहीं पे लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है कैंसिल होना तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो डेबिट साइड पे लिख दें जो कि अभी तक नहीं लिखा था 15,600, जिसको जी अकाउंट्स पेएबल फॉर फर्नीचर इनको इशू किया था। अब मैंने उसको रिवर्स कर दिया, पहले क्रेडिट था इशू साइड पे, कैंसिल हो गया तो मैंने डेबिट करके इस इन्फॉर्मेशन को कैंसिल कर दिया। बैंक स्टेटमेंट में इसने ऑलरेडी नहीं आना, कभी भी नहीं आना, तो ये हमारी रिकन्सिलिएशन हो गई, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, कैश बुक में कैंसिल आउट हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है जी इन द बुक्स ऑफ बैंक, अब बैंक के बारे में बता रहा है। कहता है प्रॉफिट ऑफ ₹11,577 ऑन PLS अकाउंट वाज क्रेडिटेड टू CD अकाउंट। जो बैंक के पास भी अकाउंट है ना वो भी शहजादे हैं जी। PLS अकाउंट पे इंटरेस्ट था, उन्होंने कहाँ पे लिख दिया? क्रेडिट कर दिया करंट अकाउंट में। तो PLS अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया तो लिख देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। इंटरेस्ट की अमाउंट है, कितनी अमाउंट है जी? इट्स 115,115,77। PLS अकाउंट का इंटरेस्ट था, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था, क्रेडिट बैंक ने नहीं किया। गलती से कहाँ पे क्रेडिट कर दिया? करंट अकाउंट में। अगर गलती से क्रेडिट किया तो अब क्या करेंगे? हम उसको डेबिट कर देंगे, लिख दें जी रॉन्गली क्रेडिटेड। आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया गया था। कितनी अमाउंट? 115,77। अब ये जो करंट अकाउंट में क्रेडिट किया था गलती से मैंने डेबिट करके कैंसिल कर दिया, नंबर 1। PLS अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, अब मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। तो जो बैंक की मिस्टेक है वी रिकनसाइल, वी रेक्टिफाई, वी करेक्ट इट इन PRS। तो हमने ये जो बैंक की गलती थी दोनों अकाउंट्स की, उनको दोनों अकाउंट्स में ठीक कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा कैश बुक के बारे में खामोश है, इसका मतलब है कि कैश बुक में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, आपने इसको ग्रैब करना है, इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है जी मिसलीनियस चार्जेस ऑफ ₹335 वर चार्ज टू PLS अकाउंट इंस्टेड ऑफ CD अकाउंट। मिसलीनियस चार्जेस, छोटे छोटे कोई चार्जेस थे बैंक के ट्रांजैक्शंस के। कहता है CD अकाउंट को चार्ज करना थे, चार्ज इसको कर दिए PLS अकाउंट को, यानी PLS अकाउंट में डेबिट कर दिए गलती से, तो अब उसको ठीक करना है। PLS अकाउंट में तो आना नहीं चाहिए था, गलती से डेबिट कर दिया, तो अब ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट करके लिख दें जी मिसलीनियस चार्जेस। ये अब मैंने पहले PLS अकाउंट को ठीक किया, अमाउंट वाज 335, ठीक है जी, ये मेरा PLS अकाउंट ठीक हो गया। लेकिन लिखे कहाँ जाने चाहिए थे? करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में लिख दें। मिसलीनियस चार्जेस हैं तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, मिसलीनियस चार्जेस, अमाउंट इज़ 335। तो इसी बात का इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे गलती है वहाँ पे ठीक करें, जहाँ पे लिखा जाना चाहिए था वहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, रेमिटेंस ऑफ 33,500 वाज क्रेडिटेड इन PLS अकाउंट। कहता है जी PLS अकाउंट में क्रेडिट कर दी रेमिटेंस। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जाएं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कहता है कि बैंक हैज़ इंस्ट्रक्शन
बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी गई टू क्रेडिट ऑल द रिमिटेंस रिसीव इन द नेम ऑफ द कंपनी ओनली इन करंट डिपॉजिट अकाउंट। जितनी भी रसीट्स आएंगी वो करंट डिपॉजिट अकाउंट में लिखनी चाहिए। लेकिन बैंक के जो अकाउंटेंट्स साहब शहजादे हैं उन्होंने कहाँ पे लिख दिया है, आपके पीएलएस अकाउंट में। जो रेमिटेंस आपको मिली, रेमिटेंस ऑफ 33,500 पीएलएस अकाउंट में गलती से क्रेडिट की हुई है। करनी कहाँ पे चाहिए थी, करंट अकाउंट में। जो गलती से क्रेडिट किया उसको आप डेबिट करें। रेमिटेंस आप पूरा लिख सकते हैं जी, रेमिटेंस रॉन्गली क्रेडिटेड, उसको डेबिट कर दे। अमाउंट वाज ₹33,500। ये तो मैंने अपने पीएलएस अकाउंट को ठीक कर दिया, जो गलत क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया, लेकिन मेरे करंट अकाउंट में तो आनी चाहिए। लिख दें जी, रेमिटेंस कितनी अमाउंट से, 33,500। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों कैश बुक्स को देखना है, दोनों बीआरएस को देखना है, दोनों जगहों पे ठीक करना है। जहाँ गलती की उसको रिवर्स करें, जहाँ लिखा जाना चाहिए वहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है टेलीफोनिक ट्रांसफ़र ऑफ 23,200 फ्रॉम एन एजेंट रिसीव्ड इन करंट अकाउंट इन द बैंक ऑन 28 जनवरी। कहता है 28 जनवरी को बैंक में 23,200 रुपये रिसीव हुए। वाज क्रेडिटेड इन कंपनीज अकाउंट ऑन 2 फरवरी। बैंक में रिसीव हुए 28 फरवरी को, और बैंक ने क्रेडिट कब किए, फरवरी में जाके 2 फरवरी में। कहता है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कहता है बैंक के पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी। दोबारा देखिएगा, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र ऑफ ₹23,200 फ्रॉम एन एजेंट रिसीव्ड इन करंट डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑन 28 जनवरी। 28 जनवरी को बैंक को रिसीव हो गई रेमिटेंस। वाज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट की, इन कंपनीज अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में, ऑन 2 फरवरी। 2 फरवरी क्यों भाई, 28 को जब मिल गए तो 28 को क्यों नहीं रिकॉर्ड किए, जनवरी में ही रिकॉर्ड करने चाहिए थे। कहता है बैंक के पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, तो हम क्या करें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो इसी मंथ किया है, बैंक को इसी मंथ में क्रेडिट करना चाहिए था, बैंक ने नहीं किया। ठीक है जी। आगे देखिएगा, कहता है दिस अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 29 जनवरी। बुक्स ऑफ द कंपनी में 29 जनवरी को ठीक रिकॉर्ड हो गया। इसी महीने में रिकॉर्ड होना चाहिए था, इसी महीने की ट्रांजैक्शन है तो कंपनी में रिकॉर्ड हो गया। बैंक ने अगले महीने में जाकर गलती से या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से क्लोजिंग बैलेंसेस में डिफरेंस है, तो बैंक में रिकॉर्ड कर दें। क्या है जी, ऑनलाइन रेमिटेंस है, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र। इस महीने की रिकन्सिलेशन भी तो करनी है ना। कितनी अमाउंट है जी, इट्स 23,200। दिस वाज द क्वेश्चन। इस महीने की टेलीफोनिक ट्रांसफ़र थी, बैंक अगले महीने में रिकॉर्ड कर रहा है, तो बैंक के एंड पे डेफिशिएंसी है, तो हमने उसको बीआरएस में ओवरकम कर दिया। ठीक है जी। अब इसके क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जिसको टोटल कीजिएगा, ग्रेटर साइड का टोटल आ जाएगा हमारे पास 47,194,47,194। इसमें से स्मॉलर साइड माइनस करिएगा तो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा, दैट विल बी 7214। इस बैलेंस को हमने इसकी कैश बुक बीआरएस में ट्रांसफ़र करना है, 7214। ठीक है जी। अब इसका टोटल कर लें, जो अनएडजस्टेड चेक्स हैं अनप्रेजेंटेड, इसका टोटल आ जाएगा 26,071। इनको ऐड करें, इनको लेस करें, यू विल हैव -11,503। हम कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस से शुरू हो गए और हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुँचे। ये दरमियान की सारी एडजस्टिंग एंट्रीज। तो यही इसी तरह से हम टाइप 1 क्वेश्चन करते थे। डिफरेंस क्या आया, सिर्फ 2 एडजस्टेड कैश बुक है, 2 बीआरएस है। किसी एक सवाल में वो ये कह सकता है सारी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, ये नहीं रिक्वायर्ड, पीएलएस की बीआरएस भी रिक्वायर्ड नहीं है।
तो सिर्फ मुझे ये बना दें और ये बना दें, तो उस क्वेश्चन में हमने ये दो काम नहीं करने, सिर्फ करंट अकाउंट को देखेंगे। ठीक है जी। पीएलएस अकाउंट को भी टोटल कर लें। ग्रेटर साइड का टोटल आएगा हमारे पास जी 266,920, 266,920। स्मॉलर साइड माइनस करेंगे, यू विल हैव एडजस्टेड बैलेंस। कितना है जी एडजस्टेड बैलेंस? 241,920। ये हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ गया। इसको शिफ्ट करेंगे इसके एडजस्ट बीआरएस में 241,920। इसमें इसको ऐड करें और इन दोनों को लेस करें, यू विल हैव बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो दिस वाज द टाइप 2 क्वेश्चन जिसमें हमारे पास मोर देन वन अकाउंट है जिसको डील करना है। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ डेटा को अच्छी तरह से समझ के हैंडल करना है। जी स्टूडेंट्स, हमने दोनों एडजस्टेड कैश बुक बना ली, दोनों बीआरएस बना ली, यानी हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 एंड रिक्वायरमेंट नंबर 3 ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड। अब हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखना, उसमें कह रहा था कि एडजस्टेड एंट्रीज कर दें जहाँ नेसेसरी है, तो यहाँ से आप एडजस्टेड एंट्रीज करेंगे जी। पीएलएस अकाउंट कैश बुक डेबिट यानी बैंक अकाउंट डेबिट, पीएलएस अकाउंट क्रेडिट, तो लिख दीजिए यहाँ पे बैंक यानी सीडी अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से जी? 25,000 से। क्यों डेबिट हो रहा है? पीएलएस अकाउंट से। अगेन लिख दें जी बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये दूसरा बैंक अकाउंट है जी, कौन सा जी? पीएलएस अकाउंट क्रेडिट 25,000। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें ये लेजर से जनरल एंट्रीज करनी आती है, वही कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स अपने ये वाले आसान मार्क्स लूज़ कर देते हैं, तो आपने प्लीज़ ये वाले मार्क्स लूज़ नहीं करने हैं, वेरी इजी। ये देखिएगा, बैंक डेबिट 15,600 से, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, तो बैंक डेबिट हो रहा है, लिख दें जी बैंक डेबिट। सीडी अकाउंट है इसका, कितनी अमाउंट से? इट्स 15,600 से डेबिट। क्रेडिट कौन हो रहा है जी? अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल फॉर फर्नीचर, इसको क्रेडिट कर दे 15,600। तो ये आपके पास जर्नल एंट्री हो गई। क्रेडिट साइड पे देखिए जी, बैंक क्रेडिट सप्लायर डेबिट, तो लिख दें जी सप्लायर्स अकाउंट, कितनी अमाउंट से है? इट्स 5,667 सप्लायर अकाउंट डेबिट। और बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, लिख दें जी बैंक, कौन सा अकाउंट है? सीडी अकाउंट है 5,667। तो ये फ्री के मार्क्स हैं जी, आपने ये ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जनरल एंट्रीज छोड़ देते हैं, तो जनरल एंट्रीज़ के लिए क्या है, एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज हमें अपने एडजस्टेड कैश बुक में से मिलती हैं। अगेन बैंक अकाउंट क्रेडिट 25,000 से और कैश डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट 25,000 से। एंड बैंक, कौन सा बैंक जी? सीडी अकाउंट है, इट्स क्रेडिट बाय 25,000। नेक्स्ट देखिएगा, सैलरी क्रेडिट हो रही है, बैंक क्रेडिट सैलरी डेबिट, तो लिख दें जी सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 750 से। क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास जी? बैंक, कौन से अकाउंट से एंट्रीज कर रहे हैं? सीडी अकाउंट से, इट्स 750। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, आखिरी एंट्री हमारे पास क्या रहेगी? बैंक क्रेडिट हो रहा है और डेटर डेबिट हो रहा है, कर दें जी डेटर साहब को डेबिट करें, डेटर अकाउंट। और क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास? बैंक, कौन सा अकाउंट है? सीडी अकाउंट। ठीक है जी, 8563, 8563। और अगर आपसे पीएलएस अकाउंट की एंट्रीज मांगे तो वो भी की जा सकती है, नो इश्यूज़। ठीक है जी। तो जनरल एंट्रीज के मार्क्स आपने लूज़ नहीं करना है, अपनी एडजस्टेड कैश बुक से ही लिखने हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बजाय अकाउंट ठीक लिखने हैं। अकाउंट ठीक लिखेंगे तो आपकी जनरल एंट्री भी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू।